हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 12 के बारे में, जो कि बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इंप्रूवमेंट करना फूड रिसोर्सेज के अंदर। अब हम बात करते हैं कि फूड रिसोर्सेज क्या है। देखो, कोई भी एनिमल जो है वो अपने फूड के लिए क्या करता है, किसी या प्लांट के ऊपर और या किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड करता है, ये आपको पता है। इवन हम लोग जो है वो भी अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, या तो हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं या दूसरे एनिमल्स जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो कि नॉन वेज खाते हैं जो लोग, ठीक है, वो दूसरे एनिमल पर डिपेंड है, और जो वेजिटेरियंस है वो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज हैं हमारे लिए फूड के, वो क्या हो सकता है, या तो प्लांट या एनिमल हो सकते हैं। वो रिसोर्सेज हमारे लिए कैसे बेटर हो सकते हैं, इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं। कई सारे अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं आजकल। तो कई फंगस जो है ना, जस्ट लाइक मशरूम्स, जो मशरूम्स है जो कि एडिएबल मशरूम्स होती है, क्योंकि सारी मशरूम्स एडिएबल नहीं होती, कुछ पॉइजनस भी होती है, वो भी खाई जा सकती है। तो हमारे जो भी फूड रिसोर्सेज है उनको कैसे बेटर करना और कैसे उनकी क्वालिटी इंप्रूव करना, ये इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फूड, शेल्टर, ठीक है ना, क्लॉथ, इन सब की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। जब ये डिमांड्स बढ़ती हैं और उस हिसाब से अगर हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़े तो फिर क्या होगा, महंगाई बढ़ती है, क्योंकि चीजों की कमी होगी। चीजों की कमी होगी तो चीजें महंगी होगी। फिर कौन से लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो रिच है, सिर्फ वही उन चीजों को खरीद पाते हैं, और जो मध्यम वर्ग के हैं या जो पुअर है वो उन चीजों का लाभ नहीं ले पाते, वो नहीं खरीद पाते। तो हम क्या कर सकते हैं इन चीजों में, हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वो जो डिमांड है, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की आ रही है, उस डिमांड को फुलफिल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्लास 9th। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे लिए फूड जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। आप सब लोगों को पता है कि फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है। हमारे फूड के अंदर एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो भी अलग अलग होता है। आपको पता है हमारे फूड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। वो मेजरली 3 है, उसके अलावा वाइटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो देखो, वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। ओके, द फूड सप्लाइज प्रोटीन्स, carbohydrates, fats, vitamins and minerals, all of which we require for body development, growth and health. Correct? Both plants and animals are major sources of food for us. We obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. Agriculture और animal husbandry जो है, इनसे हम क्या करते हैं, हमारे फूड का जो है वो हम ये हमारे फूड का सोर्स है। ठीक है, वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर यानी खेती, एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर लाइव स्टॉक्स यानी जो एनिमल्स होते हैं उनको पाला जाता है और उनसे एग्स, मीट, ये सब चीजें ली जाती है। We read in newspapers that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. हम लोगों ने ना कई बार ऐसा न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि लगातार ऐसे प्रयास जो है या ऐसी ट्राइज चलती रहती है जिससे कि हम क्रॉप्स या जो लाइव स्टॉक्स होते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, उनकी क्वालिटी को, उनके प्रोडक्शन को इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल, व्हाई दिस इज नेसेसरी, तो ये आवश्यक क्यों है, ये आवश्यक इसीलिए है कि बढ़ती पॉपुलेशन जो है, जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है उसकी डिमांड भी ज्यादा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें लगातार ये कोशिश करनी ही पड़ेगी। देखो, इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री, ओके, और पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग, अभी तक ग्रो कर रही है। ठीक है, और सीधी सी बात है, पॉपुलेशन है तो वो ग्रो करेगी अभी तक। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, ज्यादातर यंगस्टर्स हैं। ठीक है ना, यंगस्टर्स जो है वो, जो कि ऐसे लोग जो कि मैरिजेबल एज के हैं। ठीक है, उनकी मैरिज होगी, मैरिज होने के बाद क्या होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो भी जगह जहां पर भी हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, हम उन सभी जगहों पर क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। तो हमारे पास अब और ज्यादा ऑप्शंस जो है वो नहीं है कि हमारे पास और जमीन है
तो हम वहां पर भी कल्टीवेशन करें, वहां पर भी क्रॉप्स उगाएं। ऑलरेडी जिन जगहों पर उगाई जा सकती है, जिन जगहों पर लाइफ स्टॉक्स जो है उनको पाला जा सकता है, वो सब काम पहले से ही किया जा रहा है। As a result, we do not have any major scope for increasing the area of land under the cultivation. इसीलिए हमारे पास अब कल्टीवेशन के लिए और ज्यादा एरिया तो अवेलेबल नहीं है। Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. तो यहाँ पर हमारे पास जमीन तो ज्यादा अब है नहीं, तो जिस जमीन पर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं उसी जमीन पर हमें प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है ना। जैसे एक मैंगो का ट्री है, ठीक है, एक मैंगो ट्री है, उसके ऊपर मैंगो लगते हैं 100, ठीक है, 100 मैंगोज जो है उस मैंगो ट्री के ऊपर लगते हैं। तो हमें उस मैंगो ट्री के ऊपर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना होगा कि उसका प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाए, वो ना 100 की जगह 150 मैंगोज जो है वो प्रोडक्शन करने लगे। तो उसी जमीन पर रहते हुए उसी जगह पर क्या हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया? ऐसे ही प्रोडक्शन जो है वो हमें क्रॉप फील्ड्स और लाइफ स्टॉक्स के साथ करना है। We have had the green revolution which contributed to increase food grain production. हाँ, हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो एक ऐसी टेक्निक थी जिससे कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत हद तक बढ़ा, ठीक है। We have also had a white revolution which have to lead better and more efficient use as well as availability of milk. जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो प्लांट्स और उनके क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए था, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था। एग्जैक्टली वैसे ही व्हाइट रिवोल्यूशन जो है वो मिल्क और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हम डेवलप करें कि मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो बढ़े और उसके भी आगे और ज्यादा यूजेस जो है वो हम ले पाए। The question is thus how we increase the yields of crops and livestock. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम बात तो कर रहे हैं कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, लाइफ स्टॉक्स का भी हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्रॉप्स का भी, लेकिन कैसे? तो इसके भी कुछ टेक्निक्स हैं। इनकी टेक्निक्स को बताने से पहले मैं आपको कुछ क्रॉप्स जो है उनके बारे में और जो लाइफ स्टॉक्स जो है उनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्रॉप्स कैसी कैसी होती है, ठीक है, लाइफ स्टॉक्स जो होते हैं वो कैसे कैसे होता है, किनको फार्म हाउसेस के अंदर क्या होता है, पाला जाता है और उनसे क्या क्या लिया जाता है। तो इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, यानी कि जो क्रॉप यील्ड्स है उनके अंदर इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं हम, उससे पहले क्या करें, क्रॉप्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। Cereals such as wheat, rice, maize, millets and the sorghum provide us carbohydrate for energy requirements. ये सारी चीजें जो है wheat, rice, maize, millets और sorghum ये प्रोवाइड करवाते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कैसे सोर्सेज है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है। उसके बाद पल्सेस लाइक ग्राम जिसको हम चना कहते हैं, पी यानी मटर, ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द, ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग, ठीक है, पीगजन पी यानी अरहर, लेंटिल यानी मसूर, प्रोवाइड अस विद प्रोटीन। ये सारी जितनी भी दालें होती है ना, जितनी भी पल्सेस हैं, वो सारी की सारी किसका सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है हमारे लिए। द ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसिड एंड सनफ्लावर प्रोवाइड अस विद अ नेसेसरी फैट। यानी कि जो ऑयल सीड्स जो है, जैसे मूंगफली हो गई, ठीक है, सरसों हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो सनफ्लावर सीड्स हो गए, उनसे जो ऑयल निकलता है, ये सब क्या है, फैट का सोर्स है हमारे लिए, क्योंकि ऑयल निकलता है और ऑयल क्या है, फैट का सोर्स है। अभी क्या है, मक्का है, देखो, मिलेट्स है, चना है, ठीक है, यहाँ बाजरा है, ये सोयाबीन सॉरी सनफ्लावर, ये सनफ्लावर, ठीक है, इन्हीं के साथ मूंगफली भी जोड़ सकते हैं हम, ठीक है, सरसों, ये सारी चीजें जो होती है वो हमें फैट देती है। तो कौन कौन कार्बोहाइड्रेट देता है हमें ये पता चला, कौन प्रोटीन देता है हमें ये पता चला, और कौन फैट देता है ये भी हमने देखा। उसके बाद देखो, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन एडिशन टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि जो सिर्फ क्रॉप्स होती है उन्हीं से हमें मेजर फूड सोर्सेज मिलते हैं। देखो, वेजिटेबल्स जो होती हैं वो स्पाइसेस यानी जो मसाले होते हैं, और फ्रूट्स जो होते हैं वो भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं कुछ विटामिन्स और मिनरल्स, और स्मॉल अमाउंट ऑफ, ज्यादा तो नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। स्मॉल अमाउंट में मिलते हैं हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, किससे, वेजिटेबल से और स्पाइसेस से और फ्रूट से, लेकिन वो मेन सोर्स होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स का, ठीक है। इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स, fodder crops like berseem, oats और the Sudan grass are raised as a food for livestock. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो हम तो नहीं खाते, लेकिन जो
कैटल्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे भेड़, बकरियां हो गई, गाय हो गई, ठीक है ना, ये सब खाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, फॉडर बोलते हैं, यानी चारा। तो उनके लिए जो चारा है उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चारा खाएंगे तभी तो हमें मीट ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें फूड क्रॉप जैसे बरसीम, ओट्स और सूडान ग्रास, ये सारे के सारे क्या है, ये फूड है किसके लिए, लाइफ स्टॉक्स के लिए, ठीक है। इनको हम फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं, यानी चारे वाली जो क्रॉप्स होती हैं वो, जो कि लाइफ स्टॉक्स के लिए यूज में ली जाती है। करेक्ट। Different crops require different climatic conditions, temperature and the photo periods for their growth and completion of their life cycle। बिल्कुल सही बात है। हर तरह की क्रॉप हर जगह नहीं उग सकती, ठीक है, क्योंकि हर तरह की क्रॉप्स के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। हमारे इंडिया में कई अलग अलग जगहों पर टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है, कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, कहीं पर टेम्परेचर काफी कम है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से उस जगह पर क्या होती है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। तो उनके लिए क्या है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, टेम्परेचर भी अलग होना चाहिए। फोटो पीरियड्स, फोटो पीरियड्स का मतलब होता है दिन का टाइम, ठीक है ना। डे लाइट यानी सनलाइट जो है वो कितनी देर तक रहती है दिन में, वो पीरियड भी डिपेंड करता है, ठीक है। किसके लिए, ताकि वो कंप्लीट करे अपनी लाइफ साइकिल, ठीक है, और अपनी ग्रोथ भी अच्छे से करे। नेक्स्ट देखते हैं। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। अभी बताया था सनलाइट की ड्यूरेशन को फोटो पीरियड बोलते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेड ऑन सनलाइट। बिल्कुल सही है। प्लांट्स आपको पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो अपनी ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करने के बाद क्या होगा, वो फ्रूट्स या फ्लावर्स जो है उनका प्रोडक्शन करेंगे, सीड्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो क्या है, उनकी ग्रोथ जो है वो सनलाइट पर डिपेंड करती है, और फ्लावरिंग जो है यानी कि फूल कब खिलाएंगे, वो फ्लावरिंग कब करेंगे, वो भी सनलाइट पर ही डिपेंड होता है। As we all know, the plants manufacture their food in sunlight by the process of photosynthesis। हमें पता है बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। हम बात करेंगे, देखो, दो तरह की क्रॉप्स के बारे में, जिनको हम बोलेंगे खरीफ की फसल और रबी की फसल। There are some crops which are grown in rainy season called the kharif season from the month of June to October। यानी कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको रेनी सीजन के अंदर ग्रो करवाया जाता है। कब? जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में। इंडिया के अंदर यही रेनी सीजन होता है। अप्रोक्सीमेटली जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक का जो सीजन होता है वो रेनी सीजन होता है, और इसी टाइम पर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खरीफ की क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर खरीफ की क्रॉप्स के एग्जांपल क्या है, देखो, पैडी यानी चावल, सोयाबीन, पीजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स। तो ये कुछ खरीफ की क्रॉप्स है। यहाँ देखो, पैडी है, मेज है, बाजरा, ज्वार, ये भी क्या हो सकते हैं, खरीफ की फसलें होती है, ठीक है। सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन कॉल्ड द रबी सीजन, ठीक है। कुछ एक क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि विंटर सीजन के अंदर उगाई जाती है, और विंटर सीजन को क्या बोलते हैं, रबी सीजन भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, कहा, नवंबर से लेकर के अप्रैल के बीच में इनको ग्रो करवाया जाता है। इनको क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड आर द रबी क्रॉप्स। ये सारे के सारे जो है वो रबी की क्रॉप्स हैं, करेक्ट। फिर नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया देयर हैज बीन अ 4 टाइम्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 1952 टू 2010 with only 25% increase in the cultivable land area। यानी इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 1952 यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंस था उसके ठीक बाद से लेकर के, इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ था, उसके 4-5 साल से 1952 से लेकर के 2010 तक हमने अपना फूड प्रोडक्शन जो है वो 4 गुना तक बढ़ा लिया है, 4 गुना तक फूड प्रोडक्शन बढ़ा लिया है। लेकिन कल्टीवेटेड लैंड जो है वो सिर्फ 25% बढ़ाई है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, हमने प्रोडक्शन तो 4 गुना कर दिया, लैंड हमारे पास सिर्फ 25% ही बढ़ी। मतलब यह है कि हमने कम जगह पर ही ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। यही हुआ, कम जगह है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया उसमें। देखो, हाउ हैज दिस इंक्रीज द इन प्रोडक्शन बीन अचीव्ड। ये प्रोडक्शन कैसे अचीव किया गया, ठीक है। इस प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स थे, जैसे कि जो सीड्स हम सो कर रहे हैं, यानी जिन सीड्स को हम बो रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो फसलों को हम पानी देते हैं
वो पानी देने का जो तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने पानी छोड़ दिया और फसलें सारी की सारी क्या हो गई, एक्सेस वाटर के अंदर डूब करके खराब हो गई। नहीं, जितनी जरूरत है आप उतना ही पानी दें। ठीक है, किसानों को ये चीजें समझाई गई कि कौन सी क्रॉप जो है उसके लिए कितना पानी चाहिए और पानी देने का तरीका जो है वो भी कैसा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो बेटर हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी कई सारे काम किए गए। हमने ये देखा कि कौन सी चीज अच्छी क्वालिटी की है उसको अलग किया गया, कौन सी चीज मीडियम क्वालिटी की और लो क्वालिटी की उनको अलग किया गया। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, उन स्टेप्स के बारे में भी बात करेंगे। वी कैन डिवाइड it into 3 stages. The first is the choice of seeds for planting. सबसे पहले क्या है, वो चॉइस है जो कि सीड की चॉइस है किसके लिए, प्लांटिंग के लिए, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। The second is the nutritioning of the crops plants जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन सही तरीके से मिलना चाहिए, सॉइल सही होनी चाहिए, सॉइल के अंदर मिनरल्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे। The third is the protection of the growing and the harvested crops from the loss. यानी कि जो क्रॉप ग्रो कर रही है उसको प्रोटेक्ट करना, और हार्वेस्टेड क्रॉप यानी कि जो क्रॉप काटी जा चुकी है, ठीक है, उस क्रॉप को एक तरीके से प्रोटेक्ट करना ताकि वो खराब ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, कटी हुई क्रॉप्स जो होती है उनके अंदर कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाती है, बैक्टीरिया से खराब हो जाती है, तो उसको भी बचाना ताकि क्रॉप्स जो है उनका लॉस ना हो। ठीक है, तो देखिए अब स्टार्ट करेंगे कुछ एक्टिविटीज ऐसी जो कि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम में ली जा सकती है। तो देखो क्या है, thus the major groups of activities for improving crop yields can be classified as, ये एक्टिविटीज क्या है, देखो 3 तरह की। नंबर फर्स्ट इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, यानी क्रॉप की जो वैरायटी है उसको इंप्रूव करना। और सेकंड द क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, यानी कि जो प्रोडक्शन कम है क्रॉप्स का उससे प्रोडक्शन को बढ़ाना। और नंबर थर्ड द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके अंदर जो भी मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें मैनेजमेंट सही तरीके से सिखाना, और जैसी क्वालिटी चाहिए वैसी क्वालिटी वाली फसलें जो है उनके लिए उन सब चीजों को या उन टूल्स को यूज करना जो प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज, देखो बात करते हैं एक एक करके इन तीनों की। नंबर फर्स्ट इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट गिव अ गुड यील्ड, यानी कि इस अप्रोच में हम वो वैरायटी जो है वो सिलेक्ट करते हैं जो कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दे सकती है या काफी अच्छी यील्ड दे सकती है। ठीक है ना। देखो क्या होता है, कोई भी एक क्रॉप होती है ना उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, उनमें से कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनके ऊपर जो भी हम ग्रेन लगा रहे हैं, जैसे पल्सेस हो गई, ठीक है ना, और भी फ्रूट्स हो गए, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से लगती है और बहुत सारी लगती है। ठीक है ना, तो वो गुड यील्ड है। और उसी के कुछ दूसरे टाइप्स भी होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, इतने ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो हमें ग्रो करवाने के लिए वही क्रॉप जो है, वही वैरायटी जो है वो सिलेक्ट करनी होगी जिसके अंदर प्रोडक्शन अच्छा हो, यानी कि गुड यील्ड देने की कैपेसिटी वो रखती हो। ठीक है, वैरायटीज और स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज अ डिजीज रेजिस्टेंट, रेस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्शन क्वालिटी एंड द हाई यील्ड्स। तो अब हमें कैसे पता चलेगा सर कि कोई अच्छी क्वालिटी की जो भी कोई भी क्रॉप है तो वो अच्छी क्वालिटी की है? तो 3-4 चीजें होनी चाहिए उसके अंदर, इसका मतलब वो अच्छी क्वालिटी की है। कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट देखो कैसा है, डिजीज रेजिस्टेंट है वो, इसका मतलब जल्दी से उसमें फंगस, बैक्टीरिया, वायरस का इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। नंबर सेकंड, रिस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर्स, यानी जो मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं उनको वो अच्छे से क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। ठीक है ना। दूसरा, प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि थर्ड नंबर पे है प्रोडक्शन क्वालिटी। प्रोडक्शन क्वालिटी का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है ना, जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कल को उसके अंदर मिनरल्स हुए नहीं, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो हुई नहीं, तो उस क्रॉप का क्या फायदा कि सर हमने क्रॉप्स का प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और हाई यील्ड्स, यानी प्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 चीजें अगर होंगी जिस भी क्रॉप के अंदर, तो वो क्रॉप की बहुत अच्छी वैरायटी है, हम उसको ग्रो करवा सकते हैं। वन वे टू incorporating desirable characters into the crop is by hybridization. कई बार क्या होता है, कुछ इन 4 कैरेक्टर्स में से कुछ कैरेक्टर्स एक क्रॉप में मिलती है, कुछ कैरेक्टर्स जो है वो दूसरे क्रॉप में मिलते हैं। तो हमें तो एक ही क्रॉप में सारे कैरेक्टर चाहिए ना, हमें डिजीज रेजिस्टेंस भी चाहिए, हमें हाई यील्ड देने वाला भी चाहिए, हमें प्रोडक्शन भी अच्छा चाहिए, ठीक है ना, सब कुछ चीजें चाहिए हमें। तो ये काम कैसे करवाया जाए?
दो अलग अलग वैरायटीज में, दो कैरेक्टर इसमें, दो कैरेक्टर इसमें, तो क्या करो, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा दो, के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा दो। हाइब्रिडाइजेशन करवाने पर क्या होगा, इनसे जो आगे ऑफस्प्रिंग बनेगी, यानी इससे जो नए प्लांट बनेंगे दोनों से, वो क्या होंगे, इन दोनों के कैरेक्टर वाले प्लांट होंगे। तो देखो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट होने चाहिए। जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट होने का मतलब यह है कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है ना, जनरली प्लांट्स में क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा, उनके डीएनए में थोड़ा सा वेरिएशन मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब एक बात सुनो, मेरे पास एक प्लांट है, मान लो ये पी प्लांट है, मटर का पौधा है ना, पी प्लांट है, पी प्लांट, ये है फर्स्ट, ये पी प्लांट फर्स्ट प्लांट है, ठीक है ना, एंड द सेकंड वन इज अनदर इज आल्सो पी प्लांट, दूसरा वाला प्लांट भी मटर का पौधा है, लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल है पी प्लांट का, इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल जो है वो अलग है। ये भी पी प्लांट है, ये सेकंड नंबर पे, दोनों ही मटर का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन दोनों थोड़े अलग अलग तरह के मटर प्रोड्यूस करते हैं। मान लो ये जो मटर प्रोड्यूस करते हैं वो है ग्रीन कलर के, ग्रीन पी सीड्स प्रोड्यूस करता है, और ये प्रोड्यूस करता है येलो पी सीड्स, ऐसे भी होते हैं, क्या ना, येलो पी सीड्स, वो ग्रीन पी बनाता है और ये येलो पी बनाते हैं, है तो दोनों ही मटर के, लेकिन दोनों ही प्लांट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जेनेटिक मटेरियल थोड़ा अलग है। अब यहां अगर मैं बात करूं, इसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी क्या, इसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी मान लेते हैं कि इसके अंदर प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, यानी हाई है, ठीक है, ये इसकी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जल्दी इसमें फंगस लग जाती है, बैक्टीरिया लग जाता है, डिजीज हो जाती है। इसके अंदर बात करते हैं एक अच्छी क्वालिटी की, इसकी अच्छी क्वालिटी ये है कि ये डिजीज रेजिस्टेंट है, ये डिजीज रेजिस्टेंट है। बट इसकी एक खराबी क्या है, इसकी खराबी है कि सर इसका प्रोडक्शन कम है, इसका प्रोडक्शन कम है, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है, ये डिजीज रेजिस्टेंट है लेकिन इसका प्रोडक्शन कम है। क्या करो, इनके बीच में आपस में क्रॉस करवा दो, ठीक है ना, इसके पॉलन ग्रेन्स ले लो और इसका जो फीमेल पार्ट है वो ले लो, उनके बीच में क्रॉस करवा दो, तो जो नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, आपको पता है उसके अंदर ये दोनों कैरेक्टर मिलेंगे आप, यानी कि जो नई ऑफस्प्रिंग बनेगी, मान लो ये कोई तीसरी इनकी ऑफस्प्रिंग बनी, और ये जो पी प्लांट है इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट होगा, ये प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट होगा, हाँ बिल्कुल होगा, और प्रोडक्शन भी हाई होगा, प्रोडक्शन भी हाई होगा इनका, ये भी होगा। तो बताओ क्या दोनों के कैरेक्टर हमने एक ही प्लांट में ला दिए क्या? दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। तो इस हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, कोई भी दो डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो है वो एक ही प्लांट के अंदर क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। देखो, तो ये क्रॉस करवाने को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दिस क्रॉस मे बी इंटरवैराइटल बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज, जो मैंने बताया था, दो अलग अलग वैरायटीज के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना, मटर की दो वैरायटीज हैं उनके बीच में हो गया तो इंटरवैराइटल हो गया। इंटर स्पेसिफिक बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज बट सेम जीनस, यानी कि दो ऐसी स्पीशीज जो एकदम अलग अलग है लेकिन वो एक ही जीनस में आती है। एक ही जीनस में आने का मतलब यह कि सर वो दिखने में तो एकदम अलग है, वो दिखने में एकदम अलग है, लेकिन उनमें कुछ कुछ कैरेक्टर जो है वो सिमिलर दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज बताता हूं, बहुत खतरनाक चीज बताता हूं, आपको पता होगा आलू है ना, आलू आलू टोमेटो, सॉरी पोटैटो आलू है ना, आलू आलू पोटैटो, ठीक है, टमाटर यानी टोमेटो, और ब्रिंजल बैंगन, ये तीनों ही अलग अलग स्पीशीज हैं, आपको पता है ना। क्या कह रहा हूं मैं, पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल, ये तीनों ही क्या है, अलग अलग स्पीशीज है, बट पता है इन तीनों के अंदर कुछ कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, कि फ्रूट्स के अंदर, इनके प्लांट्स की लीव्स के अंदर कई सारे सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। तो ये तीनों अलग अलग स्पीशीज होके भी एक सेम जीनस में है। तो अगर मैं इनमें से किसी दो स्पीशीज के बीच में क्रॉस करवाता हूं तो वो क्या है, वो है इंटर स्पेसिफिक
क्रॉस, जैसे मैंने टोमेटो और ब्रिंजल के बीच में करवा दिया, ठीक है ना, पोटैटो और टोमेटो के बीच में क्रॉस करवाया किसी भी कैरेक्टर को लेने के लिए, कोई कैरेक्टर टोमेटो के लिए, कोई कैरेक्टर पोटैटो के लिए, दोनों को एक ही प्लांट पे लेने के लिए मैंने उनका क्रॉस करवाया, दैट इज इंटर स्पेसिफिक। और इंटरजेनिक कैसे हो सकता है? बिटवीन डिफरेंट जेनेरा, उनके जेनेरा एकदम डिफरेंट है, मतलब ऐसे मान लो कि इनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, जेनेरा उनके अलग अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कह देता हूं मैं गेहूं ना, व्हीट, व्हीट है, ठीक है, व्हीट का और टोमेटो का क्या लेना देना है? ऐसा है नहीं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बीच में अगर मैं क्रॉस करवा देता हूं दैट इज इंटरजेनेरिक, ठीक है ना। अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग द क्रॉप is by introducing a gene that would provide the desired characteristic। हमें मेनली करना क्या है? हमें वो जीन किसी प्लांट में लेके आना है जो कि हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल डिजीज रेजिस्टेंट वाला जो जीन था, जीन का मतलब है वो डीएनए का एक पार्ट होता है, ठीक है, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर को देता है, उसे जीन बोलते हैं। तो वो जीन हमें उस प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाना है, किस प्लांट में? आगे आने वाली ऑफस्प्रिंग में इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है ना, ताकि आगे आने वाली स्पीशीज में प्रोडक्शन बढ़े या फिर डिजीज रेजिस्टेंट बढ़े। तो ये सब चीजें होती है। दिस रिजल्ट्स टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसके बाद क्या होगा? जैसे ही उसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर आएंगे, क्या वो एक नई स्पीशीज बन जाएगी? क्या तो वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन जाएगी, यानी कि जिसका डीएनए हमने चेंज किया, अपने हिसाब से उसका डीएनए बनाया, ठीक है ना, कैरेक्टर एक ही प्लांट में लाए और उसके अंदर क्या किया, कुछ ऐसे कैरेक्टर लेके आए जो उसके लिए बहुत अच्छे होंगे, इवन उससे हमें भी फायदा होगा। इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, that the variety of produces high yields under the different conditions that are found in different areas। ये बोलता है कि हाई यील्ड देने वाली जो बी क्रॉप्स होती है वो अलग अलग डिफरेंट एरियाज में मिलती है। The farmers would need to be provided with a good quality seeds of a particular variety। जिस भी एरिया के ऊपर जो वैरायटी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देती है, वहां के जो फार्मर्स हैं उनको वैसे ही सीड प्रोवाइड करवाने चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर क्रॉप की जो वैरायटी है वो हर जगह पर अच्छा प्रोडक्शन दे ही दे, नहीं, उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसी जगह पर ही क्या करती है, अच्छी इंप्रूवमेंट या इंप्रूव्ड क्वालिटी वाला और प्रोडक्शन अच्छा देती है। अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे और कहीं किसी की भी वैरायटी कहीं किसी एरिया के अंदर ले जाकर के दे दी तो वहां प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। इसीलिए एरिया का ध्यान रखो, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस का ध्यान रखो और वहां कौन सी वैरायटी कितना प्रोडक्शन दे सकती है उस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। देखो और क्या है, सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन आर, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वैरायटी इंप्रूवमेंट के अंदर हमने कर लिए हैं, डन हो गए हैं। क्या? हायर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, यानी हायर यील्ड वाली जो भी वैरायटी होती है वो क्या करती है, पर एकड़ के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन देती है। नंबर सेकंड, इंप्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है। क्वालिटी कंसिडरेशंस ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन इज वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, बिल्कुल सही है, हर क्रॉप में प्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। द बेकिंग क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन व्हीट, हाँ, व्हीट के अंदर हो तो बेकिंग क्वालिटी हम देखते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्वालिटी देखते हैं जब हम पल्सेस की बात करते हैं कि किस दाल में कितना ज्यादा प्रोटीन है। ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स होते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस सीड के अंदर कितना ऑयल निकल सकता है। एंड द प्रिजर्वेटिंग क्वालिटी इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि वो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट से अलग होने के बाद कितने टाइम तक प्रिजर्व रह सकते हैं, यानी वो खराब नहीं हो सकते। उसके बाद बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक का मतलब होता है किसी बैक्टीरिया, फंगस, इनसे डिजीज रेजिस्टेंट हो, और एबायोटिक का मतलब होता है जैसे कोल्ड, ड्राइनेस, ठीक है ना, इन सब के लिए रेजिस्टेंट होना। तो बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक डिजीजेस। बायोटिक फैक्टर्स में डिजीज, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, निमेटोड्स यानी कुछ वर्म्स हो सकती हैं, वो खा जाती है क्रॉप्स को, ठीक है ना, खराब कर देते हैं। और एबायोटिक में क्या होता है, ड्रॉट हो सकता है, सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, जब मिट्टी में सॉल्ट जरूरत से ज्यादा ही बढ़ जाता है तो रूट्स जो होती है खराब हो जाती है। वाटर लॉगिंग, हम बोलते हैं ना कई बार प्लांट्स को क्या करते हैं, ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, ज्यादा पानी देने पर भी क्या हो जाता है, रूट्स खराब हो जाती है, उसको वाटर लॉगिंग बोलते हैं। तो जरूरत से ज्यादा पानी दोगे तो भी वो खराब हो जाएगा। लेकिन ये अच्छी क्वालिटी वाली फसलें जो होती है, अच्छी क्वालिटी वाली जो क्रॉप्स होती हैं, वो क्या करती है, वो इन सब चीजों को क्या कर सकती है, सहन कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है कि ज्यादा सैलिनिटी आ गई कि कोई बात नहीं, थोड़े टाइम तक तो मैं यहाँ पर रह सकती हूँ, ठीक है। तब तक जो फार्मर्स है वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई उपाय तो कर ही देंगे, तब तक वो खराब नहीं होंगी, ठीक है। ड्राइनेस, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पानी नहीं मिला चला लेंगे,
ठीक है। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा पानी आ गया, फ्रूट्स कहती है कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए तो थोड़े टाइम के लिए मैं तो टॉलरेट कर सकती हूँ, तब तक फार्मर आकर के पानी को बाहर ड्रेन करने का कोई ना कोई रास्ता तो उतार ही लेगा, ठीक है ना, बना ही लेगा। हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, स्ट्रेसेस अंडर द डिफरेंट सिचुएशंस, तो नई अच्छी वैरायटीज जो होती है वो इन सब चीजों को क्या कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है। वैरायटीज रेजिस्टेंट टू दीज स्ट्रेसेस कैन इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। अब सीधी सी बात है, अगर वो ये स्ट्रेसेस जो है वो उनको टॉलरेट कर सकती है तो नो डाउट वो प्रोडक्शन अच्छा ही देगी, क्योंकि फसलें जल्दी खराब नहीं होंगी। उसके बाद देखो वाइडर एडेप्टेबिलिटी, डेवलपिंग वैरायटीज फॉर द वाइडर एडेप्टेबिलिटी will help to stabilizing the crop production under the different environmental conditions। हमने ये भी चीजें जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव करी है कि कुछ वैरायटीज जो किसी पर्टिकुलर जगह पर उगती थी, हमने उनके अंदर कुछ ऐसा चेंज कर दिया कि वो किसी दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी अच्छे से उग पाए। दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी अच्छे से उग पाएगी तो हम ज्यादा जगहों पर उसको ग्रो करवा पाएंगे ना, तो ऐसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। One variety can then be grown under the different climatic conditions in different areas। सही है। उसके बाद देखो डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज द ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक फॉर द फॉडर क्रॉप्स। फॉडर का मतलब क्या होता है, जो जानवरों के लिए चारा होता है ना, वो वाली क्रॉप्स जो होती है उनमें ना अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या है, उनमें अच्छी क्वालिटी का मतलब है सर प्लांट बड़ा होना चाहिए, हमें ज्यादा चारा मिलेगा, ब्रांच्ड होना चाहिए, यानी प्रोफ्यूज का मतलब होता है कि वो क्या होना चाहिए, एकदम ब्रांचेस वाला होना चाहिए ताकि लीव्स ज्यादा लगे, जितनी लीव ज्यादा लगेगी उतना हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी वाले में होने चाहिए, किसमें, फॉडर क्रॉप्स के अंदर, यानी जानवरों का चारा जिनसे बनता है उनमें। उसके बाद देखिए क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, डिफरेंट फार्मर्स दस हैव द मोर और लेस लैंड, मनी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो फार्मर्स हैं, हर तरह के फार्मर्स हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी वाली चीजें यूज करने वाले हुए, कुछ ऐसे फार्मर्स भी है जिनके पास अच्छी क्वालिटी की नॉलेज भी नहीं है प्लस टूल्स भी नहीं। कुछ फार्मर्स हैं उनके पास लैंड बहुत अच्छी है, जमीन बहुत बढ़िया है, ठीक है, कुछ फार्मर्स के पास जमीन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो इन शॉर्ट it is the money or the financial conditions that allow the farmers to take up different farming practices and the agriculture technologies। बिल्कुल सही है। इन शॉर्ट हम बात कर सकते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिस फार्मर के पास, तो वो ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादा अच्छा पैसा होने के साथ साथ नॉलेज भी जरूरी है, ठीक है ना। किसी के पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, बहुत अमीर फार्मर है, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो कहां से वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, है ना। प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। दे इंक्लूडेड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड द हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। तीन तरह की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऐसा जिसके अंदर कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई कॉस्ट नहीं लगा है, ना के बराबर लगा है। लो कॉस्ट है जिसके अंदर फार्मर का पैसा तो लगा है, किसान का पैसा तो लगा है, लेकिन बहुत थोड़ा पैसा लगा है, ठीक है। और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर किसान का या फार्मर का बहुत अच्छा खासा पैसा लगा है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, नो कॉस्ट के अंदर कोई पैसा नहीं है, लेकिन जब वो क्रॉप ग्रो करेगी तो उससे कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगी उसकी, यानी कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा ही, ठीक है ना। तो तीन तरह की होती है प्रैक्टिसेस जो होती है, नो कॉस्ट, लो कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है, देखो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ये प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है फंक्शंस जो है उनको कंट्रोल करते हैं, तो ये होने बहुत जरूरी है, चाहे वो थोड़ी सी अमाउंट में हो लेकिन चाहिए। और प्लांट जो है वो इनको कैसे अपटेक करता है, प्लांट अपटेक करता है सॉइल से, ठीक है ना। जब पानी अपटेक कर रहा होता है उसके साथ ही मिनरल्स भी अपटेक करता है। प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, ओके। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर से तो बहुत कम मिलता है, एयर से तो जो मिलता है ना वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मिलती है, वाटर के साथ और सॉइल से मिलता है, ठीक है। देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स, ठीक है। एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन, एयर सप्लाइज चाहिए कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड सॉइल सप्लाइज टू अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। यानी कि बहुत सारे, देखो कुछ चीजें तो ना एयर से मिल जाती है, जैसे ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो सब चीजें चाहिए, वो तो हमें कहाँ मिल जाती है, एयर से मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि लीव्स के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, उन स्टोमेटा से क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज हो सकती है। बाकी चीजें रही, बाकी चीजें वाटर रहा, ठीक है,
वाटर हुआ, कुछ और न्यूट्रिएंट्स हुए, जैसे मैंने कहा था ना सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो मिट्टी से मिलते हैं। Among these, some are required to a large quantities and therefore they are called macronutrients. कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो थोड़े ज्यादा चाहिए होते हैं प्लांट को, कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिए थोड़े, उनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। And the other nutrients are used by plants are a small quantities and they are called micronutrients. यानी जो थोड़े कम चाहिए उन्हें क्या बोलेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो ज्यादा चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर क्या होगा, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को ना मिले तो क्या होगा? डिजीज हो जाएगी। तो देखो, डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन प्लांट्स। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का मतलब होता है उनकी फंक्शनिंग, ठीक है ना, गड़बड़ा जाएगी। इंक्लूडिंग प्रोडक्शन गड़बड़ा जाएगा, ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी, ठीक है, सस्पेक्टेबिलिटी टू डिजीजेस, तो डिजीज जो है वो रेजिस्टेंट ढंग से नहीं हो पाएगी प्लांट, ठीक है। टू इंक्रीज द यील्ड द सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय द सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्यों यूज करते हैं? ताकि प्लांट्स के पास जो भी प्लांट यानी प्लांट को जो भी चीज चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, वो आसानी से उनको अवेलेबल हो जाए। तो सॉइल को क्या करते हैं? सॉइल में फर्टिलाइजर्स डालते हैं और डालते हैं, ठीक है। तो देखो, सोर्स और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं। एयर जो है उससे क्या क्या मिलता है? कार्बन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। वाटर से हाइड्रोजन मिल सकती है और ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला H2O है, ठीक है। सॉइल से क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? देखो, नाइट्रोजन आती है, फास्फोरस आता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कंपैरेटिवली कम चाहिए प्लांट को, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड द क्लोरीन, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहां तक का जो भी आज हमने लेक्चर किया, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसमेंट इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।